अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जहां मुल्क की सियासी सूरत हाल ओपन एंडेड है, उस हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा क्या क्या हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ेगी या क्या हम एक सियासी ठहराव देखेंगे, क्या इलेक्शंस करीब हैं, इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारी है। ये सब क्वेश्चंस अपनी जगह पे कायम है, लेकिन सबसे आम सवाल जिसका जवाब पाकिस्तान के अवाम और मीडिया पिछले एक साल से ढूंढ रहे हैं वो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कब स्टेबलाइज होगी। वो डील जिसका इंतज़ार हम अप्रैल के अवाखिर से कर रहे थे पिछले साल से, वो इस साल का अप्रैल भी गुजर गया लेकिन कोई डील नहीं हुई। इसहाक डार साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिस के हवाले से अब तक की गारंटीज नहीं मिल गई हैं और कुछ अरसे के लिए मुस्तकबिल के लिए भी, लेकिन इसके बावजूद IMF मुतमईन नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले हमने एक ये पेशरफ देखी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम कर दिया गया, ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इंक्लूसिव इकदाम पाकिस्तान ने क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इस तरह के इकदाम अगर पाकिस्तान कर रहा है तो IMF को मुतमईन कैसे कर सकेगा। और ये अब एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि ये एक नया चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ तजिया करें या जो कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट भी हुई उनके साथ कैसे डील किया गया या क्या फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई, तो उसके हवाले से पाकिस्तान का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। ऐसा क्यों है, इस हवाले से मुफस्सिल बात करेंगे। डॉक्टर फैज़ असलम साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, इकोनॉमिस्ट हैं। मलिक बोस्तान साहब मुझे ज्वाइन करें, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी है, बहुत शुक्रिया। हसन बेग साहब मुझे ज्वाइन करें, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मलिक बोस्तान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि आप पल्स समझते हैं मार्केट की क्या है। तो सर इस वक्त हो क्या रहा है? कुछ भी हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा। मार्केट बड़ी सियासी अदम काम से हर चीज़ की बेयकीनी का शिकार है, मैशत भी और सियासत भी और लॉ एंड ऑर्डर भी। तो मैं समझता हूँ इसमें पूरी कौम का और ख़ास तौर सियासतदानों पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वो तमाम इख्तलाफात बुला के पाकिस्तान को बचाएं, सियासत नहीं करें, रियासत को पहले बचाएं। तो इस वक्त ये जो पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है रीजन में, देखो श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। उनका जब डिफॉल्टिंग हुआ था तो रुपया 270 से बढ़ के 325 हो गया था। जी। और जब डिफॉल्ट हुआ तो उन्होंने देखो, हालांकि रेट बढ़ना चाहिए था, उनका रेट कम होना शुरू हो और गया। आज उनकी उनका, डील भी बहुत कम वक्त में हो गई थी। हाँ, और उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने जब लाइनों में लगे पेट्रोल के लिए, उन्हें जब कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, अब उन्हें समझ आ गई मुल्क को बचाना है और हर चीज़ सोच समझ के खारिज करनी है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही। मैं कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, चलो हुकूमत जो भी है, लेकिन हम तो अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारा फ्यूल खर्च होता है, बिजली खर्च होती है, ये लग्जरी हम आइटम खरीदते हैं, ये सारे डॉलर के बदले आते हैं। अगर हम इसी तरह बेतहाशा शॉपिंग करते रहे, पेट्रोल ज़ाया करते रहे, बिजली ज़ाया करते रहे, तो पाकिस्तान कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। और आखिर वक्त वो आ जाएगा जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, फिर यही आपकी पिजारो खड़ी की खड़ी रह जाएंगे, फिर आप इसी की बजाय पंखे चला रहे होंगे। तो उस वक्त से पहले आप समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमत जो है IMF का, जैसे आपने जिक्र किया, IMF मैं ना मानू वाली बात है। वो शैतान की आंच की तरह बढ़ते जा रहे हैं उनके मुतालबे। उन्हें तो मुतालबे लगता है ठीक है, इसको मानने नहीं आगे है। बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कैस साहब, शहबाज राना साहब ने भी इस पर एक स्टोरी की थी कि शायद एक बड़े मुल्क का प्रेशर है IMF के ऊपर और वो वही मुल्क है जिसकी सब्सक्रिप्शन IMF में सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान पे पहले भी उसका इस तरह से इन्फ्लुएंस रहा है कि पाकिस्तान पे दबाव आता रहा है, बाकी ममालिक पे पाबंदियाँ लगती रही हैं। लेकिन हमने ऐसे भी देखा है कि जो ममालिक डिफ़ॉल्ट हुए उस पर तो बढ़ बढ़ के IMF ने पॉलिसीज़ भी चेंज की हैं, स्पेस भी दिया है। एक तरफ हमारे वजीर ख़जाना बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं और दूसरी तरफ वो ये भी प्रिटेंड करते हैं कि IMF के बगैर हम आगे बढ़ भी सकते हैं, प्रॉबेबली कोई प्लान बी है, लेकिन कोई प्लान बी समझ आता भी नहीं और इवेंचुअली IMF की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रेशर से कैसे टैकल कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ बीइंग रॉन्ग, व्हाट इज़ बीइंग डन रॉन्ग इन दिस? थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रेशर एक सुपर पावर की तरफ से है, क्योंकि हमने उनसे कर्जे भी मांगे हैं, हम उनसे ट्रेड भी करते हैं, हम उनके पुराने दोस्त भी हैं, मगर हमने उनके कहने पे यूक्रेन की जंग में वोट नहीं दिया। हम चीन के करीब भी जा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। तो एक तो मैं अग्री करता हूँ कि ये प्रेशर्स हैं, मगर दूसरी तरफ जो बात इसहाक डार साहब कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने उनकी एक शर्त ये थी कि पॉवर्टी को दूर करें,
हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो पॉवर्टी दूर हो। उनकी एक शर्त थी कि ट्रांसपेरेंसी लाएं। हमने कोई ऐसी, मुझे तो ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई। उनकी एक शर्त है कि आप सिंगल अकाउंट रखें, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ करें। उनकी एक शर्त थी कि आप अपने असासे दिखाएं कि उनकी सोर्स क्या थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और कितने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने ये कुछ किया। सो ये कह देना कि जी हमने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। मगर जो असल बात है वो ये है कि आप जब इंपोर्ट्स बंद करते हैं तो उन मुल्कों से इंपोर्ट्स ले रहे हैं ना जिन मुल्कों से आपने कर्जा भी लेकिन लेना लेकिन है, जो डॉक्टर विच कैसा, इज हम इस पे थोड़ा यूरोप बात और करते हैं अमेरिका। कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ का मुतालबा था कि गुर्बत का खात्मा करें, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 38% है और वीकली इन्फ्लेशन 40% तक पहुंच गई है, तो आप पॉवर्टी 48%। जी तो 40 प्लस, तो सर ये बताइएगा कि फिर एक तरफ हम गुर्बत ख़त्म नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो ये वो कौन सा टारगेट है जो अचीव हम कर पाएंगे उन तमाम इकदाम के बावजूद जो आईएमएफ ने किया है, चाहे वो इम्पोर्ट्स रोक के करें, हम डॉलर्स रोक के करें, एलसीज रोक के करें, तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो कह रही है कि गवर्नमेंट बहुत कर रही है। इन्हीं हालात में फिर ये मैं गुर्बत कैसे मानता हूँ कि कंट्रोल होगी? गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। देखें, आपका सरप्लस आ गया है ना इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मगर कॉस्ट उसकी जो कॉम को और इन्वेस्टर को उठानी पड़ी वो बहुत ज़्यादा है। जी बात ये है जी कि असल में जब तक आप अपने घर से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को ख़ास लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स नहीं देंगे, आप अपनी ज़मीन को जो है वो फूड सिक्योरिटी की तरफ नहीं लाएंगे, आप अपने बिजली अपने रिसोर्सेज से नहीं पैदा करेंगे, आईएमएफ कुछ नहीं कर सकेगी। आईएमएफ तो इतना कर सकेगी ना कि आप डिफ़ॉल्ट ना करें, मगर डिफ़ॉल्ट तो आप कर नहीं रहे। इतनी तो आपके पास सकत है, $30 बिलियन पाकिस्तानी आपको भेजते हैं हर साल, तो भी प्लान भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो मेरा तो यही ख्याल है कि आईएमएफ से इस वक्त, खैर बात सिर्फ आईएमएफ का एक दो फायदे हैं। एक ये है कि वो बड़ा बाकियों से सस्ता कर्जा देते हैं, और दूसरा ये है कि उनकी वजह से वर्ल्ड बैंक और दूसरे दोस्त ममालिक आप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। जी मगर अगर आप घर को वैसे ही ठीक कर लें तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे हम रुकिएगा। हसन हसन बेग साहब, आप बताइएगा कि कहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे लैग करी है, क्योंकि जो फिगर्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं बड़े बड़े सेक्टर्स के कि जहाँ जहाँ काम करने को कहा था वहाँ पे काम कर लिया, लेकिन जो बातें डॉक्टर साहब ने गिनवाई हैं वो किस तरह से हुकूमत पूरी कर सकती है, स्पेशली ये मेरा जो ख्याल उन्होंने है कहा कि था कि ब्यूरोक्रेट्स अपने असासे डिक्लेयर करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो असासे डिक्लेयर करने की बात नहीं है। वो तो ठीक है, वो असासे डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन वो ये जो थोड़ा अकाउंट बंद क्लैरिटी की आप दीजिएगा बात कि जो कर रही हैं वो भी एफएटीएफ सही वाले है। कवानीन ऑलरेडी पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें तो वैसे ही हम सबके हिसाब से डिक्लेयर्ड ही होते हैं। जी जी जी, असासे ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं। दूसरा ये कि जी वो कह रहे थे कि वेबसाइट पे डालें, वो भी मेरा ख्याल है कि हमने अब वेबसाइट पे डाल दिए हैं और डालने शुरू कर दिए, उसका भी कोई इशू नहीं है। हम्म मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली आईएमएफ का प्रोग्राम जो बहाल नहीं हो रहा, उसमें कुछ मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल है। वो जो कैस साहब फरमा रहे थे वो बात भी कर रहे थे। बुनियादी तौर पे देखें, दो अलाइनमेंट्स जो चल रही हैं वो हम ज़ाहिर है चाइना के साथ हैं, और दुनिया जो है ना, अमेरिका ज़ाहिर है उसका सबसे बड़ा आईएमएफ में शेयर है। और वो हमने कई दफ़ा उनके एम्बेसडर से भी कहा, और कई दफ़ा हमने उनकी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात की। हमारा मकसद यही था कि वो आईएमएफ पे कहीं ना कहीं अपना प्रेशर डाले और वो हमारी जो है इमदाद बहाल करे। मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो कंडीशनलिटीज लगाई गई थी कि ये हमने करनी है, वो ऑलमोस्ट सही कह रहे हैं डार साहब, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सिवाय इसके कि एक इख्तलाफ ये पाया जाता है कि वो कहते हैं आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और अभी जो उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट सी बात की है गो के पाकिस्तान के लिए तो जरूरी है कि वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। और नंबर दो ये है कि वो कहते हैं कि आपका जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो $6 बिलियन की होगी फॉर द फाइनेंसिंग, और हम कह रहे हैं कि 4.5 बिलियन होगी। और हमारा एक महीना शुरू हो चुका है, तो आप देखना ये है कि हम बाई 30 जून के 4.5 बिलियन तक रहते हैं, या जैसे आईएमएफ कह रहा है कि 6 बिलियन की फाइनेंसिंग आपको चाहिए, आप दोस्त ममालिक से उसका इंतजाम करें।
उसमें से मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब ने और यूएई ने और चाइना ने इतना ही कर दिया है कि हम 4.2 बिलियन तक तो पहुंच चुके हैं। और आईएमएफ इस चीज को कंसीडर करते हुए कि यहाँ के जो हालात हैं, जहाँ की जो सिचुएशन है, उसमें वो बहाल कर सकता था प्रोग्राम। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आईएमएफ जो है बुनियादी तौर पे किसी और एजेंडे से बात कर रहा है, क्योंकि जी, वो क्योंकि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जितने पैसे आए हैं अमारात बुनियादी से, तौर पे आईएमएफ का मैंडेट ही नहीं होता। आईएमएफ का ये मैंडेट नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंस के हद तक रहता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए। और मसलन उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ये कोई बुरी बात नहीं है, वो एडवाइस सही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं लेकिन कि आप कह रहे हैं कि वो उसका मैंडेट नहीं है। उसका और मैंडेट दूसरी एक बात अनप्रेसिडेंटेड जो हुई है वो ये हुई है कि वो अपोजिशन से उन्होंने अपना इकोनॉमिक प्लान मांग दिया। ये दुनिया में कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपोजिशन से प्लान मांगा। वो गवर्नमेंट से जो है, जैसे वो कह रहे हैं कि ये बजट प्रपोजल्स हमें दे दी जाए, ये तो बात समझ आती है, लेकिन मतलब अपोजिशन से इस तरह की भी प्रपोजल दी जाए, वो मुझे इकोनॉमिक प्लान की समझ नहीं आई कि वो उन्होंने बहरहाल हमारी अपोजिशन ने दे भी दिया उनको। मेरा ख्याल है कि कहीं ना अंदर खाने कोई ना कोई इंटरनेशनल और वो फैक्टर इन्वॉल्व है सारे प्रोग्राम के बाहर ना हो। ठीक है मलिक बोस्तान साहब, ये मुझे बताइएगा आपके मुताबिक हुकूमत को किस सेक्टर में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अमारात से पैसे आए, लेकिन अमारात और यूएई ये चाइना से 2 दफ़ा रोल ओवर हो चुका है। चाइना से ये जितने भी पैसे आए हैं, ये अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूं तो ये पैसे तो आपके कर्जे वापस करने में लग जाएंगे और आपको नए पैकेज की तरफ भी बढ़ना है, और पाकिस्तान को इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो ये जो हमारी स्ट्रगल है 6.5 बिलियन डॉलर्स की, ये तो बहुत कम पैसों की स्ट्रगल है, लेकिन इसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू फाइट आवर केस। देखो, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पहले नंबर पे तो वही फॉरेन एक्सचेंज का कमी है और डिफॉल्ट का खतरा है। तो इसको कवर करने के लिए हुकूमत हाथ पांव मार रही है और आईएमएफ पे उम्मीदें लगा के बैठी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये 1.10 बिलियन जो डॉलर है वो हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन इस अमाउंट के साथ 23 बिलियन डॉलर और आने हैं। 2 हमारे वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, जितने भी लोग रोके हुए हैं, इस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो इसलिए हुकूमत भी चाहती है कि हर हालत में इसको अवेल करें। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सियासी अमेरिका की जो है वो, मेरी पिछले मीटिंग हुई थी फेडरल रिजर्व पे, एक वक्त आया था और मैंने उन्हें बताया कि देखो जी, आप हमारे ऊपर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमने नुकसान किया है दुनिया को महफूज बनाने के लिए, अपने आप को गैर महफूज बनाया। 80,000 शहीद हुए हमारे लोग। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। आप अगर हमें कॉर्नर होएंगे, अमेरिका करेगा तो खुद भी कॉर्नर होएगा। मैंने बोला पब्लिक की ये ओपिनियन है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं और आईएमएफ को टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने वादे उनको किया है कि आप इसके ऊपर गौर करें। पाकिस्तान को अगर इस तरह इस हालात में, जिस वक्त सैलाब की वजह से हमारी मैशत तबाह हो चुकी है, बजाय हमें हेल्प करने के बल्कि हमारी हेल्प को जो है नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा, तो आईएमएफ को सियासी नहीं करें। आईएमएफ को जो है ये किस्त अदा करनी चाहिए। हम आपके मेंबर हैं, 2 अरब डॉलर हमने भी दिए हुए हैं, कोई हम भीख तो नहीं मांग रहे। तो हर क्राइसिस में आईएमएफ का फर्ज बनता है हमारी हेल्प करें। तो ये चीज़ें उनको हमने बिल्कुल वाज़े का तौर पे बताई और यही जो थिंकिंग है यही है कि आईएमएफ सियासी रोल अदा कर रहा है, वो एज ए पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा है, इस वक्त न करना भी चाहता है। तो हम जितने भी जोर लगा लेंगे, उन्होंने अगर माइंड बना लिया कि पाकिस्तान को, तो हमें इससे बचने के लिए अभी अपनी तदाबीर करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ, सी पैक का पहला फेज मुकम्मल हो गया और सेकंड फेज के लिए चाइना ने 57 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने हैं और उसमें कराची सर्कल रेलवे का मंसूबा भी है, पूरे पाकिस्तान का ग्वादर से चाइना तक जो है रेलवे लाइन बिछानी है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मंसूबा है। हुकूमत इसी पे जोर लगा रही है और इसी पे कोशिश कर रही है कुछ एडवांस हमें मिल जाए इसमें से, ताकि हम इस क्राइसिस से निकल आए। और चाइना भी इनको ग्रीन सिग्नल दिया है, तो उम्मीद है अगर आईएमएफ हमें बिल्कुल ही रेड सिग्नल दिखा देता है, जब हुकूमत चाहती है कि ना ये जो 23वां प्रोग्राम है ये हम मुकम्मल करें, अगर ये 30 जून के बाद ख़त्म हो गया तो फिर 24वां प्रोग्राम के लिए पता नहीं कितनी लकीरें हमें निकालनी पड़ेंगी, कितनी और सख्त शराइत माननी पड़ेंगी। तो हुकूमत इसी कोशिश में है कि किसी तरह हमारे, मैं आवाम से और ख़ास रूप पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में, और जिन लोगों के बाहर डॉलर पड़े हैं, पाकिस्तान में डॉलर की कमी नहीं है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इस वक्त मैं अगर डेटा बताऊँ, पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्कियों में ट्रांसफर हुआ है।
तो ये इतना बड़ा अमाउंट है, हमारे कर्जे सिर्फ $100 है। तो इससे हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करेंगे वो अपने लोगों से अपील करें, उन लोगों को इत्मीनान में लेके आए और उन लोगों को जो है पैसा जो बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान ठीक है है, यहाँ उन्हें पे एक इज्जत ब्रेक दें। लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर कैस साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ मीडिया पे भी ये क्लैरिटी आ रही है और पार्लियामेंटेरियंस इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या कोई और अगर बात है तो पार्लियामेंट को एड्रेस करना चाहिए। उस वक्त भी इसहाक डार साहब ने कहा कि हम जो भी करें पाकिस्तान के मफाद में करें और उसी तरह करें जैसे पहले होता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का समझा जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि प्रेशर्स तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को रिलीफ दिया और डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस 8 रुपये और 5 रुपये से कम की। तो ये जो इकदाम है इससे हमें क्या समझ आता है कि गवर्नमेंट कोई साइन देना चाह रही है आईएमएफ को कि हम आपके बगैर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं? क्योंकि एक वक्त था कि इसहाक डार साहब कह रहे थे कि बिल्कुल मुमकिन नहीं, हम करना चाहते हैं लेकिन शराइत पूरी करें फिर हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतरीन है लेकिन फिर भी प्राइसेस कम हो रही हैं। तो ये किस तरह से मीनिंगफुल है आपके लिए? देखें, मेरा ख्याल है कि आईएमएफ को वो नहीं दे रहे कोई मैसेज। आप ये देखिए, अक्टूबर में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इन अ वे हम अवाम को भी तो हमने साथ लेके जाना है। आईएमएफ के साथ तो गुफ्तो शनीद ही होगी, और वो गुफ्तो शनीद ये है कि ये प्रोग्राम ख़त्म करके ये इनका प्लान है कि अगला नया उनके साथ भी प्लान लेके जाएं। असल में वो बात पॉलिटिकल प्रेशर्स की भी है, मगर जो बात मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दी नहीं है, शायद इस बजट में देने, जो हमारी अपनी जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, इनको कोई सिग्नल मिले कि वो एक्सपोर्ट बढ़ा दें और मुल्क की पोजीशन सिर्फ दोस्त मुल्कों के से कुछ पैसा पाक करने से इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी। असल तो इशू यही है कि हम अब अपने जो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, हम उनको जो है इन्वॉल्व करके अब एक्सपोर्टेबल बनाएं और जॉइंट वेंचर्स करें। अगर हम सऊदी अरब, यूएई, चाइना और दीगर मुल्कों के साथ जॉइंट वेंचर्स करना शुरू करते हैं, वो एनर्जी सेक्टर में हों, वो टूरिज़्म में हों, वो इस किस्म के और प्रोजेक्ट्स में हों, तो शायद हम आईएमएफ की हमें ज़रूरत भी पेश ना आए। अब आप देखें ना कि $30 बिलियन तो पाकिस्तानी भेजते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी यूथ को ट्रेन करके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दे के आप बाहर भेज दें तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। आप थोड़ी सी और मराहतें दें तो जो हुंडी से पैसे आते हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। इंसेंटिव्स देने की अप्रोच है ना जी। आईएमएफ का तो सिर्फ आपको ये फ़ायदा है कि वो जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी। मगर फिर अगेन अगर तो हम ये बात मान रहे हैं सब के इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर है, तो फिर आईएमएफ के कहने के बावजूद भी वो आपको मदद नहीं करेंगे, चाइना और सऊदी अरेबिया। लेकिन वो हमने देखा भी कि चाइना की तरफ से भी एक रिलक्टेंस थी, फौरन तो पैसे नहीं आए ना, एक गैप के बाद आए। रिलक्टेंस यही है ना कि देखना ये भी चाहते थे। आप देखें ना, जो सिनारियो बना हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया एक ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप के साथ गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और यूके हैं, जो एंटी चाइना सिक्योरिटी ग्रुप है। इसके साथ साथ वो ब्रिक्स में भी है। हम ब्रिक्स में नहीं है, हम एससीओ में चाइना के साथ हैं, और हम मजबूरी के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान उधर गया है, हम इस साइड पे आना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अपर क्लासेस जो हैं वो अमेरिका से अपने रिलेशन, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पार्टनर तो यूएसए ही है,
हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स हैं, हो हमारे चाइना के साथ भी हैं। मगर जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखते हैं, तो वो अभी तक तो यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन ऑफ डॉक्टर अमेरिका कैसाब, के साथ रशिया ही के थी। साथ डील्स तो हो रही हैं, हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी गए, हमारे वजीर खारजा भी जाते रहे हैं और वज़रा भी गए, लेकिन जो डील्स हम सुनने को मिल रही हैं पिछले 1 साल से, वो मटेरियलाइज क्यों नहीं हो रही हैं अब तक? उसमें वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, अगेन दो बातें मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, यही हुकूमत शुरू में हमारी रिफाइनरीज ने ये कहा था कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन ही नहीं कर सकते। तो अब मुझे नहीं पता क्या बदला है। दूसरी बात ये है कि रशिया के साथ हमारे ट्रेडिशनल 1948 से लेके हो अब तक कोई बहुत अच्छे तल्लुकात नहीं रहे। स्ट्रेटिजिकली हमने सोवियत यूनियन को डिफीट दी और इस किस्म की बातें की। तो ट्रस्ट डिफिसिट एक बहुत बड़ा है रशिया के साथ। फिर हम रशिया से खरीदते क्या हैं, हम रशिया को बेचते क्या हैं? तेल तो वो दे देगा हमें क्योंकि हमारी ज़रूरत है, शायद थर्ड पार्टी के थ्रू दे, इंडिया को वो ज़्यादा दे रहा है। बट एट द सेम टाइम, क्या अब अगेन मैं वो बात कर रहा हूं कि हम अपने जो पुराने ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको इस तेल की वजह से नाराज कर सकते हैं। ये ठीक आईएमएफ है की डॉक्टर डील में डॉक्टर कैफ हमने साहब, आप यहाँ रुकिएगा। हसन बेग साहब, आपके मुताबिक क्या वजह के ये हुकूमत जो प्राइस में ये कमी कर रही है, वो प्रेशर में आके करी है, या हुकूमत ने कोई स्ट्रैटेजी बना ली है कि जब तक डील नहीं होती हमें कैसे करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, जब चाहे इलेक्शंस करवाएं, अपने वक्त पे होंगे। इसी मईशत के साथ वक्त पे इलेक्शंस भी करवाना, आवाम को भी कॉन्फिडेंस में लेना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है कुछ इंक्लूसिव प्लान करिए हुकूमत? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, इलेक्शन ईयर है, तो उसके लिए ये बेसिकली सारा कुछ हो रहा है। एक तो नंबर वन ये है कि आईएमएफ ने आपको पैसे नहीं देने, दैट इज ऑलमोस्ट क्लियर। ये 30 जून गुजर जाएगा, आईएमएफ का जो ये प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद नए प्रोग्राम के लिए आपको नेगोशिएट करना है। वो अब बाद की बात है कि पाकिस्तान क्या करता है स्ट्रेटेजिकली, लेकिन उसका उसमें क्या इंटरिम डिसीजन गवर्नमेंट है। अप्लाई कर सकती है? नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक टेम्परेरी फेज होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दे विल गो फॉर दैट, और आईएमएफ भी शायद उसको वो ना करे, एक्सेप्ट ना करे। और दूसरा ये है कि ये जो आपने प्राइसेस की बात की है, आईएमएफ के प्रोग्राम जब नहीं मिल रहा या हमारी डील नहीं हो पा रही, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि आप इलेक्शन की तरफ जाना है तो कोई इंसेंटिवाइज भी करना है, लोगों को भी कोई लालच देना है, लोगों के लिए भी कोई थोड़ी सी फैसिलिटी वो करनी है। उसके लिए वो पूरे इक़दाम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अगर मईशत के लिहाज से देखा जाए तो वो शायद इतना ज्यादा फिजिबल ना भी हो चीजें, तो अब भी गवर्नमेंट करेगी। उसकी वजह यह है कि उसको जाहिर है इलेक्ट्रल उसमें जाना है, प्रोसेस में जाना है, उसके लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब ये इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर है वो फिर उस दौर में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, खुदा ना खास्ता, और डिफॉल्ट ना भी करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल कर्जे होते हैं वो बेसिकली रोल ओवर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज जो रोल ओवर नहीं होने वाली वो आपके सोवरेन बॉन्ड्स हैं जो आपने दिए हुए हैं, और वो मार्च 2024 में, मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके वो मैच्योर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में नहीं जाता या कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं आता, जिसका मुझे शक ये है कि शायद इतना बड़ा प्लान चाइना या कोई भी ना दे, तो फिर मार्च 2024 इज द डेड लाइन कि जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, अब ये बात कहते हुए भी बड़ा डर लगता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट मार्च 2024। उसकी वजह यह है कि वो सोवरेन डिफॉल्ट आप वापस जो है ना पे करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उस वक्त आपके पास इतने डॉलर्स और इतने रिजर्व नहीं होंगे कि आप पे कर सके, क्योंकि वो डॉलर्स में आपको वापस करने हैं। तो दरमियान का जो पीरियड है, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कहीं ऊपर नीचे चीजें चलती रहेंगी, कभी महंगी होंगी कभी नहीं होंगी। लेकिन जाहिर है ये सारी चीजें जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, ये तो उस ज़हन के साथ कर रही है कि आगे इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन के लिए उनको जाहिर है कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव देने हैं, आवाम को कुछ तो कहना है कि जी हमने आपके लिए ये किया। आवाम माने ना माने वो और बात है। वो जो भी सिचुएशन इस वक्त पॉलिटिकली चल रही है वो अलहदा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली इक़दाम आईएमएफ का प्रोग्राम अगर मिल जाता तो फिर ये इस पोजीशन में ना होते कि इस तरह की रियायतें देते।
ठीक है क्योंकि मलिक IMF बोसान का साहब, आप प्रोग्राम सही बताइएगा नहीं रहा, कि उसके लिए ये कर रहे हैं। हसन बेग साहब ने कहा कि मार्च 2024 एक डेडलाइन हो सकती है, खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट इसको कैसे रीड करी? क्योंकि सागरार साहब से एक रिपोर्टर ने जब पूछा तो उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट हुआ तो नहीं ना, तो वो हिज दिस मच कूल कि उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट हुआ तो नहीं ना। जो हमारी पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो हम इस वक्त कोई नज़र कुछ नहीं आ रहा कि हमें इस वक्त का बैकअप क्या है, ना ये हुकूमत बता रही है बी प्लान उनका क्या है। लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर डिफॉल्ट से बचाना है तो हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और सख्त फैसले यही होते हैं कि इस वक्त हमारी इम्पोर्ट का बिल जो है इतना ज़्यादा है। अगर हम गैर एलानिया इम्पोर्ट बिल हमने जो बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसका क्या यूज़ बढ़ गया स्मगलिंग का और अफगान ट्रांजिट का। सारा जो $2 अरब की जितनी भी चीज़ें वो अब ईरान बॉर्डर से, अफगान बॉर्डर से और अफगान ट्रांजिट से आ रही हैं। तो ये चीज़ें हम मेरी डार साहब से इस सिलसिले में बात भी हुई है, मैंने उन्हें बताया है कि अभी आपने वहाँ से तो ठीक है, आपने IMF की ये कंडीशन थी कि जून तक आपने अपना करंट अकाउंट खसारा $6 अरब तक लेके आना है। तो आपने देखा 28 महीने में पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ 628 मिलियन का। तो इसी की कड़ी है कि IMF का ये मुतालबा था, तो हम इन्होंने वो गैर ज़रूरी चीज़ें इम्पोर्ट को क्यों में लगा दिया। लेकिन वो हमारे लोग जो है ऐसी उनको लत पड़ हुई है बाहर की चीज़ों की, लग्जरी आइटम की, वो चाहे जितनी भी महंगी हो जाए ख़रीदने से बाद नहीं आते। और अब वही हुए, वो ईरान से और अफगानिस्तान से आ रही हैं और हम लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। लेकिन उसका पैसा जो है नतीजा क्या निकला, हमारी वर्कर यूनिट से $1 अरब कम हो गई, हमारी एक्सपोर्ट $1 अरब कम हो गई, और ये फायदा तो नहीं हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि लेकिन इसको मलिक ऑफिशियल बोसान चैनल। साहब थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये दूसरी एक डिमांड थी जो करंट अकाउंट डेफिसिट को ली थी, पहले एक अमाउंट अचीव करने के लिए कहा, फिर दूसरी अमाउंट को अचीव करने के लिए कहा, तो अब क्या गारंटी है कि एक और टारगेट नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को? मतलब ये तो गवर्नमेंट ने अचीव कर ही लिया। अब 2-3 चीज़ों पे जो है इस वक्त है कि एक तो वो कहते हैं जी आपने गुर्बत अभी तक खत्म नहीं, गुर्बत खत्म करने के लिए आपने क्या इकदाम किए हमें बताएं। दूसरा फॉर एक्सचेंज रेट है, इसको नैरो करें। तो एक्सचेंज रेट नैरो तो किसी तरह भी पाकिस्तान करने के काबुल ही नहीं है, न करेगा तो पाकिस्तान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो इंटर बैंक में उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, फ्री मार्केट का मलिक ये बोसान ब्लैक साहब वो मार्केट। वाला डिमांड अब तक है कि अफगान डॉलर तक लेके आए? ये देखो जो हमारे इम्पोर्टर अब क्या करते हैं, हमारा गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ ये मुआहदा है 2010 से। उनकी कोई भी कंटेनर या कोई भी उनका इम्पोर्ट का गुड्स आएंगे कराची सी पोर्ट के जरिए, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाएगी, वो ऐसे सील अफगानिस्तान चले जाएंगे। तो हमारे इम्पोर्टर ने उसका मिस यूज़ ये किया है कि वो वहाँ बाहर से पेमेंट करके हवाले के जरिए वो मंगवा रहे हैं, अफगानिस्तान भेजते हैं, अफगानिस्तान से फिर वापस ले आते हैं। तो मैंने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है डार साहब को कि आप अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, उन्हें बताएं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो हम लाने देंगे, बाकी गैर ज़रूरी जो पाकिस्तान में स्मगलिंग होकर आ रही हैं वो हम लाने नहीं देंगे। इसके लिए कोई हम वायदा करके उनकी स्कैन तो होते हैं, लेकिन हम चीज़ें जितनी भी चीज़ें अब पिछले 2 मैंने जब बातचीत की, 1-2 उन्होंने कंटेनर खोले भी, तो उसमें सारे टायर आ रहे थे, कपड़े आ रहे थे, मोबाइल आ रहे थे, सारे लग्जरी आइटम जो कि हमारे स्टोर भरे पड़े हैं, और सारी चीज़ें वहीं स्मगलिंग होकर आ रही हैं। तो इसके लिए हमें अगर उनका साथ एक मायदा हो जाता है, जो भी चीज़ें जो कि अफगान गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है उनको सील कर दिया जाए, तो फिर जाके ये लोग बाज आएंगे, वरना तो इसी तरह स्मगलिंग करते रहेंगे और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया करते रहेंगे। और हमारी आवाम जो है, देखो इस वक्त जो हमारी पिछली मीटिंग हुई है, आपने डाटा का रेट फ्री मार्केट में जो गिरा है, उसकी बुनियादी वजह ये थी क्रेडिट कार्ड से पेमेंटें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम पूरी इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू किए हुए हैं, और रोजाना $15 मिलियन की उनकी डिमांड है, और जबकि फ्री मार्केट में टोटल वॉल्यूम ही है $5 से $7 मिलियन। वो रेट बढ़ा रहे थे, हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन उसके साथ मैंने अपनी ये खदशात का भी इजहार किया। पहले क्रेडिट कार्ड जो होल्डर थे उनको डॉलर मिल रहा था 320-25 का बैंक दे रहे थे, अब उन्हें जब 285 290 का मिलेगा तो उसका मिस यूज़ बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर उन्हें आप ड्यूटी लगाएं। इस कौम को तो खुद हमें ख्याल नहीं है, और जिसको अपना हमें इतना एहसास तक नहीं है कि पाकिस्तान के ना एक डॉलर की हमें ज़रूरत है। मैं आवाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें, पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, और गवर्नमेंट भी इसको जो है टूल इस्तेमाल करे और ड्यूटी लगा दे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एग्जम्पशन दे दे या उनके अलग कार्ड बना दे। लेकिन 5 करोड़ लोगों अगर ऑनलाइन शॉपिंग में लग जाएंगे तो इतना फ़र्क ना तो इंटर बैंक में है तो ना ही फ्री मार्केट में। उसका नतीजा ये नहीं कि अगर रुपया हमारा ज़मीन बोस हो जाएगा और हमारी मैशत भी ज़मीन बोस हो जाएगी। इस पर अभी
आपको सेक्स एक्शन लेना होगा, वरना हाथ मलते हम रह जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जो बजट प्लान करिए कितना प्रैक्टिकल है। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर कैसब, जो गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है प्रॉब्लली $290 बिलियन का, आपको लगता है कि ये बेहतरीन सजेशन है और ये ठीक से प्लान किया गया? देखें, बजट जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरी मिनिस्ट्रियों की डिमांड अगले साल की पूछ के फिर वो रैशनलाइज करती है। और हमने देखा है कि इररिस्पेक्टिवली पिछली जो खर्चे होते हैं उससे 10% ज़्यादा कर देते हैं। तो मेरी जो सजेशन है गवर्नमेंट को वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें, अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम कीजिए और डेवलपमेंट पे लगाइए, तो फिर तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर अगर ये आपने वो जो आपके सफ़ेद हाथी हैं जो जिनको हम फाइनेंस करते रहते हैं और वो गबन करते रहते हैं, तो अगर उन्हीं पे खर्च करना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी की इनएफिशिएंसी जो है उसमें जो सर्कुलर डेट अब तो उसमें भी आ गया, आपके गैस में भी, तो अगर इन्हीं को पूरा करना है 42% कर्जे वापस करने पे लगाने हैं, तो फिर आपके बजट जो है वो फ्लॉज ही रहेंगे। हमारा बजट जो है वो रेवेन्यू ओरिएंटेड तो रहता है, इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है। हमें इस वक्त चाहिए कि जिस इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्टेबल है उसको बड़ी सीरियसली मराते दें, और जिस इंडस्ट्री से ये जो इंपोर्ट्स आती हैं जो महंगी होती हैं उसको सीरियसली हम टैक्स करें, और हम ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस इनको सीरियसली कम करें। लोगों के पास अब कुव्वत खरीद नहीं रह गई। जब तक हम ये जो मराते हैं हमने अभी और पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में दिए हैं, ये अब आप जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब भी आपको देनी पड़ेंगी, ताकि डिमांड साइड भी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो और सप्लाई साइड के पास भी इतनी रिस्पाइट हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। जबकि 21% आपने रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, जबकि आपने इन्फ्लेशन 38 से 40 की तरफ आप ले गए हैं, तो उस रिस्पाइट जब तक नहीं आप देंगे उस बजट का काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ठीक है हसन बेग साहब, आपका योर लास्ट कमेंट ऑन इट। जी जी प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। नहीं मैंने कर दिया। ठीक, हसन बेग साहब आप बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? गवर्नमेंट बड़ी प्रिपेयर लग रही है या सिर्फ नंबर गेम लग रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल में देखें एक मुश्किल टाइम है गवर्नमेंट के लिए, और ये इतना आसान नहीं है बजट को पीपल फ्रेंडली करना। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो किटी है उसमें है कितना। अभी ऑलरेडी आप देखें बिहार के जो टैक्स फिगर्स आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 700-800 बिलियन जो है ना वो कम कलेक्ट कर सकेंगे, या हो सकता है 900 बिलियन कम कलेक्ट करें। और दूसरा ये है कि आपने अभी टारगेट और बढ़ाना है और आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप कितनी कोई रियायतें दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि टैक्सेस वैसेस जो है ना वो बढ़ेंगे, लेकिन गरीब आदमी के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी स्कीम जरूर गवर्नमेंट देगी इस बजट में जिससे वो ये फेवर ले सके कि कम से कम हमने ये किया है, पीपल फ्रेंडली किया है। उसके लिए जाहिर है, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि ये हमारी ये जो ऑयल प्राइसेस है, एलपीजी है, ये कैसे कम हो रही है जब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो मैंने बताया कि बेसिकली आवाम की वजह से उनके जहन में है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ करना है, और ये बजट में भी जाहिर है करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी आईएमएफ का अगर उसके जंगल से आप यानी फॉर द टाइम बीइंग आपने जान छुड़ा ली है और आपने कहा या मायूस हो गए कि आप तो आईएमएफ हमें कुछ नहीं देगा, जो कि दैट इज क्लियर कि इस प्रोग्राम में नया प्रोग्राम जब शुरू करेंगे तो नई बातें होंगी, नई कंडीशनैलिटीज होंगी। लेकिन इस बजट में तो जाहिर है आपने अपनी मनमानी करनी है, चाहे बाद में जाके आप डिफॉल्ट कर जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डिफिकल्ट बजट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम गरीबों के लिए और पेंशनर्स के लिए और ये जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी।
उसकी वजह यह है कि मजबूरन उनको करना पड़ रहा है इलेक्शन ईयर की वजह से। अगर इलेक्शन ईयर ना होता तो फिर बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पोजीशन होती, गवर्नमेंट इस तरह की कोई रियायत नहीं देती और शायद सैलरी पर्सन को के लिए तनख्वाहें भी ना बढ़ाते, जैसे कि पिछले 3-4 सालों में कहीं ना कहीं करते भी रहे हैं। जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं हमने सैलरी किसी की नहीं बढ़ानी, तो उसकी वजह ये थी कि वो नए नए आए हुए थे। लेकिन अब जब आवाम के पास जाना पड़ रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनको गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। जैसे एहसन इकबाल साहब ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी आप 900 बिलियन जो है ना वो PSDP रखा जा रहा है, तो वो कहते हैं इसको 1000 या 1100 करें, क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि 800 से 900 उसने करवा लिया, आगे गुंजाइश नहीं बनती। तो 800-900 भी मेरी नजर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट जो हमारा PSDP इन्होंने 900 दिया था उसमें से जो एक्चुअल हुआ है वो तो 300-350 बिलियन आपने रखा हुआ है, उसमें से भी शायद कट लगा के अभी 250-300 बिलियन जो है ना उससे ज्यादा नहीं है। और वो भी वो जो सेनेट कौमी असम्बली के मेंबरान है उनको ये दे रहे हैं, अपने हल्कों के लिए पैसे दे रहे हैं। जी जी, उसी में ही उनकी खर्च और हो उनकी रहा है ना प्रॉपर मराद तरीके कम से, हुई वो है, भी ना नहीं हो रहा। जजेस की मराद कम हुई है, ब्यूरोक्रेसी की कौन सी मराद कम हुई है। अगर कोई ये कह देता है नहीं, कि वो मराद जो है ना, देखें आप अगर मराद की बात जी, करते अगर वो हैं तो कहते हैं जहाँ सैलरी पे नहीं ले रहे, inflation बाकी जो है, फ्री पेट्रोल, पाकिस्तान फ्री थर्ड इलेक्ट्रिसिटी लार्जेस्ट, बाकी तो यूज कर रहे हैं ना। एक्सपेंसिव कंट्री हो चुका है। पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे इन्फ्लेशन अफराद ज़र इतना ज्यादा है। आप मराद ठीक है, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि मुझे बताएं कि वो जो मेरी तनख्वाह फार्ज किया, मैं अगर नौकरी में हूँ, मेरी तनख्वाह आज से 10 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, वो बास्केट कितनी मैं ले सकता था उसी पैसे में, उसी तनख्वाह में, आज बास्केट ऑफ गुड्स कितनी ले सकता हूँ, ये बड़ा रिलेटिव टर्म्स में चीजें होती हैं। मेरा ठीक है ठीक है, मलिक बोसान साहब आप ये बताइएगा, मैं सिर्फ आपको ये जी मैं सिर्फ आप मलिक बोसान साहब ये करवाना चाह रही हूँ कि अगर फॉर द टाइम भी हम ये मान लें कि ये प्राइस स्लैश इसलिए आया है क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं और आवाम को भी मुतमईन करना है, और जब इससे कम महंगाई थी, जब PDM की गवर्नमेंट नई थी, उस वक्त जितने असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें PMLN हार गई थी। तो अब इस बात को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इस तरह के इकदाम से आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आवाम को मुतमईन कर देंगे? तो व्हाट गवर्नमेंट इज़ एग्जैक्टली अप टू? कोई राह फरार तलाश कर रहे हैं, कोई लग जाएगा, कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक आ जाएगा इनके पास? बताइए। ट्रैक इनका यही है, जैसे इन्होंने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम की हैं, आगे ये गैस की और बिजली की भी कम करना चाहते हैं। ये खुद आप सामने कई दफ़ा कह चुके हैं, मुल्क बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की है, अपने वोटरों को नाराज़ किया है, आवाम को नाराज़ किया है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, या मुल्क था या फिर आप वोट थे, तो हमने मुल्क को तरजीह दी। तो अब ये कोई ऐसा फ्रेंडली बजट देना चाहते हैं जिसमें आवाम का जो है वो दूर हो और उनकी वोट बैंक बढ़े। तो ये इसी वजह से जो है सारी चीज़ें की जा रही हैं, हाथ पाँव मारे जा रहे हैं, और किसी तरह इतने फंड आ जाएं, पाकिस्तान डिफॉल्ट से भी बच जाए और पब्लिक को रिलीफ भी दिया जाए। जैसे 14 खरब का बजट है, उसमें कुछ ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं। अब अल्लाह करे कोई आवाम भी जो है टैक्स में, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने इस मुल्क से कमाने का पैसा बनाया वो तो ठीक दे के वो अपना पूरा हक अदा करें मुल्क का, और जो लोग बाहर पैसा ले गए हैं वो वापस लेके आए। पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है, कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को जो है इस वक्त अवाम के बगैर पाकिस्तान नहीं है और ना हुकूमत है। अवाम को अगर जब तक इतमाद में नहीं लेंगे, अवाम को जब ठीक आप है, बहुत रिस्पेक्ट नहीं शुक्रिया, करें। बहुत शुक्रिया मलिक बोसान साहब, डॉक्टर कैस असलम और हसन बेग साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।